हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे अरस्तु के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की परिभाषा, अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण, संविधान में चक्रीय परिवर्तन, अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना और अरस्तु के वर्गीकरण का महत्व और प्रभाव। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार संविधान की परिभाषा। अरस्तु के अनुसार राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इन विशेष नियमों में राज्य के विभिन्न पदों का संगठन किस प्रकार किया जाएगा, उनके वितरण की विधि क्या होगी, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये सब इन नियमों में आता है। अरस्तु ने अपने संविधानों के वर्गीकरण का आधार 158 भिन्न भिन्न संविधानों के अध्ययन के आधार पर किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण दो आधार पर किया है। पहला संख्या के आधार पर और दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर। संख्या के आधार का आशय है कि शासन शक्ति या प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा या बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा। इसी तरह से लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण का तात्पर्य है शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि, अर्थात शासकों का उद्देश्य क्या है। इसी आधार पर इस वर्गीकरण को हम इस तालिका के द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला आधार यहाँ पर अरस्तु ने बताया है संख्या के आधार पर और दूसरा आधार है नैतिक आधार पर। शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर अरस्तु ने बताया है, मान लीजिए एक व्यक्ति का शासन है और दूसरा आधार नैतिक आधार या संचालन का उद्देश्य, उसके आधार पर शासन के दो रूप उसने बताए हैं, एक स्वाभाविक रूप और दूसरा विकृत रूप। तो अगर इनके आधार पर हम इसका अध्ययन करें तो एक व्यक्ति का यदि शासन है और शासन का वो स्वाभाविक रूप है तो उसे हम कहेंगे एक तंत्र या राजतंत्र। अगर एक व्यक्ति का शासन है लेकिन वो स्वाभाविक रूप न होकर के शासन का विकृत रूप है तो वो एक व्यक्ति का शासन कहलाएगा निरंकुश तंत्र। अब मान लीजिए शासन पर एक व्यक्ति का शासन न होकर के कुछ गिने चुने व्यक्तियों का शासन है और शासन का उद्देश्य स्वाभाविक है या उद्देश्य नैतिक आधार पर है तो उस शासन को कहा जाएगा कुलीन तंत्र। लेकिन यदि इन्हीं कुछ व्यक्तियों का शासन संचालन का उद्देश्य विकृत है, स्वार्थ है, तो उस शासन को का विकृत रूप, कुलीन तंत्र का विकृत रूप कहलाएगा धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र। इसी प्रकार अगर शासन पर अनेक व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों का अधिकार है, बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा शासन चलाया जाता है, तो उसका स्वाभाविक रूप तो होगा संयंत्र प्रजातंत्र या बहुतंत्र। अरस्तु ने यहाँ पर पॉलिटी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर अनेक व्यक्तियों का यह शासन विकृत रूप में उपस्थित होता है या इसका नैतिक आधार स्वार्थ पर आधारित है तो पॉलिटी का यह विकृत रूप डेमोक्रेसी कहलाएगा। तो इस तरह से कुल अरस्तु ने 6 प्रकार के शासन बताए हैं। मोनार्की जो एक व्यक्ति का शासन है लेकिन स्वाभाविक रूप है, विकृत रूप इसका निरंकुश तंत्र है जिसको टायरेनी कहा है। कुछ व्यक्तियों का शासन जो स्वाभाविक शासन है इसको एरिस्टोक्रेसी कहा है। जब एरिस्टोक्रेसी विकृत हो जाती है तो उसको वर्ग तंत्र, धनिक तंत्र या ओलिगार्ची का नाम दिया गया है। अनेक व्यक्तियों का शासन जो यदि स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है तो वो पॉलिटी कहलाता है, और यदि यही शासन विकृत रूप इसका बन जाता है या इस स्वार्थ पर आधारित हो जाता है तो इसको अरस्तु ने डेमोक्रेसी का नाम दिया है। अब
इसके बाद हम देखते हैं कि अरस्तु ने संविधानों का चक्रीय वर्गीकरण किस तरह से किया है। अरस्तु के अनुसार संविधानों का चक्रीय वर्गीकरण। अरस्तु ने जो शासन के व्यक्तियों की संख्या के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर जो 6 प्रकार के शासन तंत्र बताए हैं, अरस्तु के अनुसार वो शासन तंत्र स्थायी न होकर के एक एक करके परिवर्तित होते रहते हैं और ये परिवर्तन सदैव चलता रहता है। अरस्तु के अनुसार ये परिवर्तन सर्वप्रथम राजतंत्र से शुरू होता है। जिस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती है, वैसे ही ये शासन तंत्र हमेशा चलता रहता है। सबसे पहले अरस्तु ने राजतंत्र से इसकी शुरुआत की है। 1 नंबर इसको हम देंगे। जब ये राजतंत्र सामान्य रूप में है तब तक तो ये राजतंत्र है और स्थायी है, लेकिन जब ये जनहित से मुंह मोड़ लेता है तो ये परिवर्तित होकर के निशंस तंत्र या निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। ये राजतंत्र का एक भ्रष्ट रूप है। कुछ समय बाद निरंकुश शासन के अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण कुछ अच्छे और योग्य व्यक्ति कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र की स्थापना करते हैं, यानी ये कुछ व्यक्तियों का सामान्य शासन है। शासन प्राप्त करने के बाद इन अच्छे व्यक्तियों के सद्गुण अदृश्य होने लगते हैं और ये अपने स्वार्थ साधन में जुट जाते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत कुलीन तंत्र का पतन हो जाता है और इसका स्थान धनिक तंत्र या गुट तंत्र ले लेता है। ये कुछ व्यक्तियों का भ्रष्ट रूप है, कुछ व्यक्तियों के शासन का भ्रष्ट रूप है। धनिक तंत्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता का शोषण करता है। परिणामतः जनता बगावत कर देती है और धनिक तंत्र परिणत हो जाता है पॉलिटी में, यानी बहुत सारे लोगों के शासन का सामान्य रूप। पर समय की गति के साथ साथ इसका रूप भी दूषित होता चलता है, अव्यवस्था फैल जाती है और करिश्माती नेता भीड़ के हितों पर जोर देने लगते हैं। जब इस तरह से भीड़ के हितों के आधार पर निर्णय लिए जाने लग जाते हैं तो पॉलिटी का भ्रष्ट रूप निकल कर के सामने आता है, जिसको अरस्तु ने भीड़ तंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहा है। भीड़ तंत्र एक प्रकार का अतिवादी लोकतंत्र है। अरस्तु के अनुसार यह संविधान का निकृष्टतम रूप यानी सबसे बुरा रूप है। इस रूप को प्राप्त करने के बाद संविधान में फिर से परिवर्तन होता है। राज्य का कोई वीर सद्गुणी व्यक्ति अपनी सत्ता स्थापित करके कानून के शासन की स्थापना करता है। ये संविधान का राजतंत्रात्मक रूप होता है और इस तरह से फिर से राजतंत्र की स्थापना होती है, जो सामान्य रूप होता है। और जब इसका रूप बिगड़ जाता है तो दोबारा से ये चक्र फिर से इसी तरह से चलता रहता है। अब हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार संविधानों के जो वर्गीकरण किया गया है उसकी आलोचना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण में स्पष्ट नहीं किया है कि वो सरकारों का वर्गीकरण कर रहा है, राज्यों का वर्गीकरण कर रहा है या संविधानों का वर्गीकरण कर रहा है। दूसरी बात, अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है उसमें मौलिकता का अभाव है, क्योंकि अरस्तु ने यहाँ अपने गुरु प्लेटो के अनुरूप ही यह वर्गीकरण किया है। अंतर केवल इतना ही है कि प्लेटो के संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर अरस्तु ने पॉलिटी और प्रजातंत्र के स्थान पर भीड़तंत्र का नाम रखा है। तो कुल मिलाकर के अरस्तु ने प्लेटो की नकल की है। यहाँ पर संविधान, राज्य और शासन, इन शब्दों में अरस्तु ने कहीं भी भेद नहीं किया है।
जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है वो अवैज्ञानिक है और संख्यावाचक वर्गीकरण है। तो केवल संख्या के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। शासन के गुण और अवगुणों के विषय में वर्गीकरण किया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। प्रजातंत्र को निकृष्ट शासन का रूप बताया है, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों को ध्यान में रख करके यह वर्गीकरण किया है। आज बड़े और विशाल राज्यों पर यह वर्गीकरण लागू नहीं होता। परिवर्तन चक्र की आलोचना की बात करें तो परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। जिस तरह का परिवर्तन अरस्तु ने बताया है, आवश्यक नहीं है कि वो परिवर्तन उसी चक्र के अनुरूप हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अरस्तु के वर्गीकरण का क्या महत्व और प्रभाव है। तो सबसे पहला महत्व तो हम यही बताएंगे कि राजनीति विज्ञान में संविधानों का या राज्यों का सबसे पहला व्यवस्थित वर्गीकरण था। प्लेटो का वर्गीकरण इस तरह से पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं था। पहला व्यवस्थित वर्गीकरण अरस्तु ने ही किया। इसके अलावा अरस्तु का जो वर्गीकरण है उसके शुद्ध और विकृत रूप अरस्तु ने बताए हैं। अर्थात अरस्तु के अनुसार प्रत्येक शासन में अपनी उन्नति और अवनति के बीच छिपे रहते हैं। इसलिए उसने शासन में स्थिरता लाने और परिवर्तन चक्र को रोकने के लिए मिश्रित संविधान की स्थापना को एकमात्र उपाय माना था। संक्षिप्त में हम कहें तो आधुनिक सरकारों के स्वरूप के लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, पर आज तक जितने भी वर्गीकरण हुए हैं उनके लिए यह एक ऐतिहासिक आधार रहा है।